Hello friends, today we will learn Caro 2020 with memory technique, and in half an hour we will complete Caro 2020 with all close number plan and में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अपन हाफ एन आवर के अंदर एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। होप यू विल लर्न। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं Caro 2020 की एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी की जब अपन बात करते हैं तो एप्लीकेबल किस पे होता है? एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है Caro 20। अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, बट इन्होंने सर्टेन कंपनियों को इन्होंने एग्जेम्प्ट करा है फ्रॉम Caro 2020 से। ठीक है, तो अपन एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। अब उसके ये वाली कंपनियां हैं एग्जेम्प्ट विदाउट एनी सर्टेन कंडीशन, और इन्होंने कोई लिमिटेशन इन पर नहीं डाली कि इतनी लिमिट के ऊपर ही ये एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी, तो वो ऐसी कोई लिमिट नहीं इन पर इन्होंने कहा कि होगी। उसके बाद जो स्मॉल कंपनी है और जो ओपीसी है, इसके लिए भी इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने कहा है जो कंपनीज एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में जो इनको डिफाइन किया गया ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को, वही सेम कंपनी Caro 2020 में आके एग्जेम्प्ट होती हैं विदाउट एनी स्पेसिफाइड कंडीशन। बट और एक होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्होंने सर्टेन कंडीशन डाली कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे देन वी विल एग्जेम्प्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम दी Caro 2020, अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी Caro लग जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, नोट बीइंग ए सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। किसकी? पब्लिक लिमिटेड। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडरी या होल्डिंग बनते ही वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बिकम ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद इन्होंने तीन चीजें कही है, पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरी बोरोविंग, एंड थर्ड है अपना रेवेन्यू। ये पेड अप शेयर कैपिटल अपन बैलेंस शीट डेट पे देखेंगे। ये इन्होंने कहा है कि आपका नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ तक होगा तो आपका Caro एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एंड तीनों कंडीशन लगेंगी जब भी एग्जाम्प्ट होएगा। सेकंड बोरोइंग, बोरोइंग जो है आपकी वो भी सेम, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखने वाली बात है, बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी बोरोइंग 1 करोड़ को एक्सीड करेगी ना, उस ईयर के लिए आपका Caro एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड थर्ड आता है, थर्ड अपना आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में मैं बात करूं कंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो चाहे डिसकंटिन्यूइंग हो, दोनों को मिला के अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका Caro एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज आपका Caro एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग और थर्ड जो अपनी रेवेन्यू, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी Caro एग्जाम्प्ट होएगा। ये तो हो गया अपने सर्टेन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं, अपन अब अपना अप्रोच क्या रहेगा। Caro 2020 में 21 क्लोजेस हैं, तो अपना अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले तो एक मेमोरी टेक्निक वाली लाइन है, वो अपन लाइन एज इट इज याद रखेंगे, सिंगल लाइन है। उस सिंगल लाइन को अपने को याद करने से क्या बेनिफिट होगा कि अपने जितने भी Caro के क्लोज नंबर हैं, जैसे कोई भी पॉइंट उठता है, लोन का उठता है, तो अपने को डायरेक्ट उस मेमोरी टेक्निक से अपन लाइन से याद करने की कोशिश करेंगे, क्लोज नंबर थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे पता चल जाए। ये उसके बाद अपन कुछ एक पॉइंट्स देखेंगे कि किस क्लोज के अंदर कितने पॉइंट्स कवर होंगे, कितने पॉइंट्स कवर होंगे। ये भी अपन उससे एक तरीके से अपना नॉर्मल मेमोरी टेक्निक रहेगी कि उसमें कितने पॉइंट्स किस में कवर होंगे, तो वो अपन लर्न कर लेंगे। उसके बाद किस पॉइंट्स के अंदर कैसे कंटेंट अपन रिटेन कर सकें बेटर वे में, तो अपन देखते हैं। इस तरीके का अपना अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो अपनी सबसे पहले लाइन की बात करें, 21 क्लोज को लर्न करने की लाइन क्या है? फिल फिल डी CST repayment, fill D CST repayment if NRI having CR CRR and CQ। ये जो हैविंग वर्ड है, इसके अलावा जितने भी इसमें वर्ड यूज हुए हैं सब आपके क्लोज को रेफर करते हैं। FILL 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ अपने 21 क्लोजेस कंप्लीट होते हैं ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं किसमें कितने अपने को लर्न करने हैं। सबसे पहले जितने भी अपने पास आई यूज हुए हैं, आई अपने फिल्म में एक आई हुआ होगा इफ NRI, तो यहाँ 3 जगह तो आई यूज हुए हैं। जितने भी एस यूज हुए हैं, एस एक CST में यूज हुआ है, तो अपने 4 आई कितने हुए? 3, एंड अपना एस कितना हुआ? 1, और एक ये जो CSR वाला पॉइंट है जो अपना क्लोज नंबर 20 होता है, इसमें अपने को 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। बाकी सब में
अपन देखते हैं आगे। उसके बाद 11 और 12 जो फ्रॉड और निधि कंपनी का क्लोज है, उसमें अपने को 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स के लिए आप 4 इंटू 4 16 नंबर का जो भी क्लोज होगा ना, रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी का क्लोज होता है, उसमें अपने को 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। आफ्टर दैट आता है 5 5 अपने को जो फर्स्ट क्लोज नंबर होता है फिक्स एसेट्स का, उसमें अपने को कितने 5 पॉइंट्स कवर करने होते हैं। एंड 6 पॉइंट किसमें लिखने होते हैं, जो एफ आई डबल एल है ना, थर्ड जो क्लोज है लोन एल आई जी एस वाला, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी का, उसमें 6 पॉइंट कवर होंगे। उसके बाद जो उसका रीपेमेंट होता है फिल डी सी एस टी रीपेमेंट, जो 9th नंबर का जो क्लोज आता है रीपेमेंट का, इसमें 6 पॉइंट लिखने होते हैं। और बाकी जितने भी है उसमें सिंगल लाइन, मतलब सिंगल एक एक पॉइंट ही होता है, मेन क्लोज की जो लाइन होती है ना वही। ठीक है, अब अंदर चलते हैं, इनके अंदर कैसे कैसे कंटेंट लिखे जाते हैं। सबसे पहले आता है F4 क्या होता है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में अपन क्या करेंगे, फिक्स एसेट में अपन बोलेंगे आप उनको मेंटेन करो, उनकी पीवी कराओ, टाइटल रीड आपके पास होनी चाहिए। आप मेंटेन करोगे, मेंटेन कैसे करोगे कि आप उनकी पीवी अगर टाइम टू टाइम करोगे तो आपके वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी उनकी टाइटल डीड आपके पास होनी चाहिए। अगर उनको रिवैल्यूएशन की नीड है, अगर मार्केट में रिवैल्यूएशन, तो आप रिवैल्यूएशन भी करवाओगे, बट कोई सी भी चीज आपके पास बेनामी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके अपन फिक्स एसेट के 5 पॉइंट याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेन करो। मेंटेन क्या करना होता है, पीपी का अलग, टेंजिबल मतलब पीपी और इनटेंजिबल, इन दोनों का अलग अलग अपने को मेंटेन करना होता है। क्या क्या मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्या क्या बताना होता है, क्वांटिटेटिव डिटेल और सिचुएशन, पीपी की अलग और इनटेंजिबल की अलग। तो एक पॉइंट इसमें ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पीवी। पीवी कराओ में क्या अपन बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है अपनी जितनी भी इनके पास फिक्स एसेट्स है उसकी रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरीफाई होनी चाहिए। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आती है, नोटिस होती है वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, तो उसको प्रॉपर्ली डील किया कि नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये अपन देख लेंगे। ठीक है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को इन्होंने कारो 2020 में डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज मटेरियल। तो अपन सिंपल नॉर्मली मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आती है तो इसको उसको प्रॉपर्ली डील करना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाएगा कि मटेरियल था कि नहीं, या फिर 90% की एक जो अपनी अदर में मानते हैं वो चीज अपन मान के चल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स में क्या होता है, जितनी भी आपकी कंपनी के पास जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनकी जो टाइटल डीड्स है हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। सारी क्या होनी चाहिए, हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, एक्सेप्ट मैं बात अगर कोई लीज एग्रीमेंट है और लीज एग्रीमेंट है जिसमें कंपनी क्या है, लेसी है, कंपनी क्या है, लेसी है, और लीज एग्रीमेंट फेवर हुआ है लेसी के फेवर में, तो उसमें उसके अलावा जितनी भी है सारी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के अंदर अपने को डिटेल देनी होती है। फॉर्मेट लर्न करने की नो नीड, अपने को मेन लाइन पता होनी चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, केस स्टडी आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन बता देंगे किस क्लोज के अंदर रिपोर्टिंग होगी किस चीज की। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई का अगर रिवैल्यूएशन हुआ है या फिर इंटेंजिबल का, इन दोनों में से किसी का भी रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले तो बेस रिवैल्यूएशन का जो बेस होना चाहिए किसके बेसिस पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बेसिस पे होना चाहिए। तो वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बेसिस पे होगी। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन के बाद 10% और मोर जितनी भी नेट कैरिंग वैल्यू आपकी थी उसका 10% और मोर अगर उसमें चेंजेस हुआ है, वेदर इट विल बी डाउनवर्ड और अपवर्ड, अगर 10% चेंजेस हुआ है तो अपने को स्पेसिफाई करना होता है अमाउंट ऑफ चेंज। अगर 10% से लेस है तो अपने को अमाउंट ऑफ चेंज अगर स्पेसिफाई करने की कोई नीड नहीं है, एमसीक्यू के लिए मैंडेट रहता है, ध्यान रखना। उसके बाद बेनामी। तो बेनामी प्रॉपर्टी में अपन क्या लिखेंगे कि कंपनी के प्रोसीडिंग कोई इनिशिएट तो नहीं रही कि कंपनी के अकॉर्डिंग, या फिर कोई पेंडिंग तो नहीं है कि कंपनी ने कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी अंडर बेनामी जो एक्ट होता है उसके अंडर। अगर ऐसा कर रखा है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद आता है एफ आई, फिक्स एसेट्स के 5 हो चुके हैं। उसके बाद आता है आई फोर होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आई आ गया तो 2 पॉइंट्स कौन से, एक तो पीवी का फिजिकल वेरिफिकेशन का और एक वर्किंग कैपिटल का सेक्शन का। फिजिकल वेरिफिकेशन में अपन बोलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन सेम वही, मैनेजमेंट को रीजनेबल इंटरवल पे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट ने प्रोसीजर अप्लाई किए वेरिफिकेशन में वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर सेम वही चीज डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर अगर आती है ड्यूरिंग सच वेरिफिकेशन इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री में अगर 10% और मोर से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आती है तो यहाँ सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने प्रॉपर्ली डील किया कि नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपको कोई अमाउंट ऑफ चेंजेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये बताओ प्रॉपर्ली डील किया कि नहीं किया। रिवैल्यूएशन में 10% और मोर का चेंजेस आता है, वहां आपको दिखाना होगा कि कितना अमाउंट का चेंजेस हुआ है। यहाँ सिर्फ
इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 10% और मोर हुआ तो प्रॉपर्ली डील करना है इनको। और फिक्स एसेट में पीवी के टाइम इन्होंने सिर्फ कहा था मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको प्रॉपर्ली डील किया गया कि नहीं किया गया। फिर आता है वर्किंग कैपिटल सैंक्शन का। वर्किंग कैपिटल सैंक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें एमसीक्यू बनता है कि अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करवाई है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज, अगर 5 करोड़ रुपीज से एक्सेस में कंपनी ने वर्किंग कैपिटल अगर सैंक्शन कराई है ऑन किस बेसिस पे, सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, तो कंपनी टाइमली क्वार्टरली रिटर्न या फिर जो भी स्टेटमेंट फाइल होते हैं कंपनी के द्वारा जिससे भी उसने लिया है, चाहे वो बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर नहीं है तो डिटेल्स दे दो, बस इतनी सी है। इन्वेंट्री में क्या आ गया, फिजिकल वेरिफिकेशन, और दूसरा आ गया वर्किंग कैपिटल का। थर्ड आता है एल, एल फॉर होता है LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। इसमें अपन क्या देखते हैं, LIGS टू एनी कंपनी फर्म और LLP, एनी कंपनी फर्म और LLP को जिन्होंने दे रखा है इन्होंने, तो वो अपन इसमें कवर करते हैं। तो इसके अंदर कितने पॉइंट है, अपने 6 पॉइंट्स अपन ने देखे थे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अपना क्या जाता है, एग्रीगेट अमाउंट बताना होता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का आता है, फिर पेमेंट का बता दो रेगुलर हो रहे कि नहीं हो रहे, फिर ओवर ड्यू 90 डेज वाला पॉइंट है, रिन्यू में अपने को अमाउंट और परसेंटेज बताना होता है, डिमांड अगर रिलेटेड पार्टी या फिर डायरेक्ट प्रोमोटर को दिया है तो उसका बताना होता है, उसका भी अमाउंट और परसेंटेज बताना होता है। ये जो अपना हो गया कि अपने 6 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए वो अपन देख लिए। बट अब अंदर चलते हैं, इनके पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट कैसे है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो लोन है, लोन के साथ गारंटी और सिक्योरिटी को आप रखने की कोशिश करो। कैसे, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई लोन प्रोवाइड करवाए हैं या फिर एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कराए हैं और गारंटी दी है या फिर कोई सिक्योरिटी दी है, तो ये वाला वापिस से क्लोज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का है उस पर ये क्लोज एप्लीकेबल ही नहीं, क्लोज नंबर थर्ड का ए वाला पॉइंट उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का है तो वो थोड़ा ना डिस्क्लोज करेंगे। तो अपने को क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट और जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग। एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी इशू किया है, दूसरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग जितना भी आपका है बैलेंस शीट डेट पे, वो अपने को बताना होता है। बट किसका, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट का अलग, अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स का अलग, तो ये दोनों अपने को बताना होता है, एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में इसमें क्या करो, आई के साथ जीएस, मतलब इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, मैंने बात करी थी LIGS होता है, तो एक बार अपन ने लोन के साथ गारंटी सिक्योरिटी रख दी, अब आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट के साथ गारंटी और सिक्योरिटी रख दो। इसमें क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट या आपने इन्वेस्टमेंट मेड किए हैं या गारंटी दी है या फिर कोई सिक्योरिटी दी है, तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी, वो नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिस अगेंस्ट तो नहीं है, वो अपन देख लेंगे इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है। उसके बाद आता है पेमेंट का। पेमेंट का क्या है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। उसके बाद आता है ओवरड्यू। ओवरड्यू में क्या है कि अगर कोई अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अपना अमाउंट था लोन का, अगर वो अमाउंट मोर देन 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हुआ था उसके बाद क्लियर हुआ है वो, तो अपन देखेंगे कि जितने भी लोन एंड एडवांसेस थे जो मोर देन 90 डेज ओवरड्यू हुए थे, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए गए हैं कि उनकी रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो अपन देखते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद आता है रिन्यू। रिन्यू में अपन क्या देखेंगे कि ये जो 90 डेज वाले थे, 90 डेज के आफ्टर भी सब क्लियर नहीं हुए थे, मतलब पेमेंट नहीं हुआ था पार्टी की तरफ से, अपने को कंपनी को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ था, तो कंपनी के थ्रू उन्होंने क्या करवाया, या तो रिन्यू करवा लिया लोन को या फिर एक्सटेंड करवा लिया उसी लोन को, या फिर फ्रेश लोन ले लिया, उसकी ड्यू सेटल कर के नया फ्रेश लोन इन्होंने ले लिया है टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एक्सिस्टिंग लोन, वही सेम पार्टी को ही। इसमें अपने को क्या बताना होता है, इसमें अपने को स्पेसिफाई करना होता है एग्रीगेट अमाउंट जो रिन्यू और एक्सटेंड, रिन्यू और एक्सटेंड आपने जितना भी किया है उसका एग्रीगेट अमाउंट बताना, बताओ कितना किया है, एंड साथ के साथ क्या बताओ जो आपने लोन्स और एडवांस रिन्यू या फिर एक्सटेंड करे हैं, वो टोटल आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है लोन्स एंड एडवांसेस है कितना, उसका कितना परसेंटेज आपने रिन्यू और एक्सटेंड किया है, वो परसेंटेज भी आपको बताना होता है। सेम वही सेम सेम थिंग वापस यही एप्लीकेबल होती है, अगर आपको प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का है तो आपके ऊपर ये वाला क्लोज का पर्टिकुलर ई पॉइंट्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट आता है डिमांड वाला। डिमांड वाले में क्या है कि कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस दिए, आइदर रिपेबल ऑन डिमांड है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं रखी आपको रिपेमेंट कैसे करना है, तो अपने को ऐसे लोन में अपने को क्या बताना होता है, स्पेसिफाई करना होता है एग्रीगेट अमाउंट। आप एग्रीगेट अमाउंट स्पेसिफाई करो, दूसरा आप परसेंटेज बताओ कि परसेंटेज क्या है कि टोटल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल लोन्स एंड एडवांसेस जितना है उसका कितना परसेंटेज आपका ऐसे लोन है जिस जो आपने आइदर रिपेबल ऑन डिमांड रखे हैं या फिर कोई रिपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं रखी है,
मोस्टली ये लोन दिए जाते हैं प्रोमोटर और रिलेटेड पार्टी को। तो उसमें अपन एग्रीगेट अमाउंट बता देंगे, परसेंटेज बता देंगे, टोटल एग्रीगेट टोटल लोन्स एंड एडवांस का कितना परसेंटेज ऐसा लोन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया FIL। फिर नेक्स्ट एल है, ये भी LIGS है, बट इसमें अपन देखते हैं सेक्शन 185 एंड 186 के कंप्लायंस कंपनी ने किए हैं कि नहीं किए हैं। वो सेम चीज LIGS लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी में 185 186 के कंप्लायंस किए है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो डिटेल दे दो। उसके बाद आता है फिल डी फॉर क्या होता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी, तो कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए किस किस की प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला आता है RBI। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते टाइम RBI ने कुछ डायरेक्टिव इशू कर रखी है, वो आपको कंप्लाई करनी होती है। एंड अपने कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन है, सेक्शन 73 टू सेक्शन 76। सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो आपको कंप्लाई करने होते हैं। और भी कोई कंपनीज एक्ट के रेलिवेंट प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वो भी आपको कंप्लाई करने होते हैं। आप ये देखो कि इन तीनों का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कॉन्ट्रावेंशन का जो नेचर है वो आप स्पेसिफाई करो। साथ ही साथ अगर आपने कॉन्ट्राविन किया, कंपनी ने कॉन्ट्राविन किया, तो और इसके वजह से ड्यू टू दिस अगर कोई ऑर्डर इशू हुआ है, ऑर्डर कौन इशू कर सकता है, RBI की डायरेक्टिव थी तो एक तो RBI इशू कर सकता है। दूसरा सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 कंपनी एक्ट के थे तो कंपनी लॉ बोर्ड इशू कर सकता है। उसके अलावा NCLT ट्राइब्यूनल एंड एनी अदर कोर्ट, ये अपने कंपनी लॉ के मैटर में आते रहते हैं। तो ये ऐसे करके 5 पार्टियां जिनका ऑर्डर का इशू है तो उस ऑर्डर को भी कंप्लाई किया कि नहीं किया ये भी अपन देखेंगे। उसके बाद आता है फिल्म DCST। CST मतलब सी फॉर हो गया कोस्ट रिकॉर्ड कि कोस्ट रिकॉर्ड्स में क्या है, जो आपके सेक्शन 148 सेक्शन 148 के अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ने अपने को स्पेसिफाई कर रखा है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैश रिकॉर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी ने अपने बुक कोस्ट रिकॉर्ड मेड और मेंटेन कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, वो अपन इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है S, स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज में 2 पॉइंट्स आते हैं, पहला बोल दो अनडिस्प्यूटेड का, उसके बाद आता है डिस्प्यूटेड का। अनडिस्प्यूटेड वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखते हैं। अनडिस्प्यूटेड स्टैट ड्यूज, इसमें क्या देखते हैं, होते कौन कौन से हैं, GST का हो गया, इनकम टैक्स, PF, ESI, ये जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, अपनी जो भी लाइबिलिटी रहती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी रहती है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गई। अगर आप रेगुलर हो, अगर नहीं हो तो अपने को क्या बताना होता है, एक्सटेंट ऑफ अरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग। कब किस दिन देखते हैं, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे अपन देखते हैं कि फॉर मोर देन 6 मंथ जिस दिन वो ड्यू हुए थे, मतलब लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बैठ के मैं देखूंगा कि मेरे मोर देन 6 मंथ के जितने भी ड्यू हैं, मोर देन 6 मंथ के जितने ड्यू हैं उनका एक्सटेंट ऑफ अरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग और टोटल करके मैं इंडिकेट करूंगा उनका अमाउंट। ठीक है, सब मतलब इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं 1 अक्टूबर से पहले वाले जितने भी अगर कोई लोन है जो ड्यू हो गए थे, मतलब पेमेंट के लिए ड्यू हो चुके थे बट अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ, सपोज करो 29 सितंबर को ड्यू हो गया था बट अभी तक 31 मार्च तक उसका कोई नहीं आया, तो 31 मार्च को दैट विल बी कवर्ड इन दिस। उसके अलावा मैं सपोज करो अप्रैल में कोई ड्यू हुआ था, अप्रैल का हुआ था बट वो जनवरी में क्लियर हुआ, 6 मंथ तो हो गए थे, 6 मंथ तो होते बट 31 मार्च पे वो क्लियर हो चुका है, तो वो अपने को इसमें इंडिकेट करने की कोई नीड नहीं है। इसमें सिर्फ वो ही करने जो 31 मार्च को ड्यू हो विद वो 6 मंथ से पुराने होने चाहिए। ठीक है, जो 90 डेज था, 90 डेज वाला जो अपना था ऊपर पॉइंट आया था 90 डेज में ओवरड्यू हो गई, तो उसमें था कि ड्यूरिंग द ईयर आपका कोई सा भी लोन वगैरह था जो 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हुआ उसके बाद वो क्लियर हुआ था, तो उसमें अपने को देखना होता है कि क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप्स कंपनी ने लिए थे कि नहीं लिए थे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। तो दोनों में बोथ आर डिफरेंट, इसमें अपने को ये है। उसके बाद जैसे सपोज करते हैं लाइबिलिटी आ गई, अपनी पेनल्टी लगी है, अपन ने इनकम टैक्स टाइमली डिपॉजिट नहीं कराया था, उसके रिगार्ड ड्यू टू दैट अपने पेनल्टी इंपोज की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो पेनल्टी स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं होती है। स्टैट्यूटरी ड्यूज होती है अपनी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, नॉट पेनल्टी इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आता है सेकंड डिस्प्यूटेड वाला। डिस्प्यूटेड में अपन क्या बताएंगे कि स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर डिपॉजिट नहीं गई है ड्यू टू डिस्प्यूट, तो अपन उसमें बताएंगे अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उस केस में और फोरम किसके रिगार्डिंग वो चल रहा है, ये दोनों चीजें अपन बताते हैं। साथ के साथ इसमें भी एक ट्रिकी पॉइंट्स क्या आता है कि सपोज करो आप एक्सेस लाइबिलिटी GST डिपार्टमेंट या कोई सा डिपार्टमेंट है वो बता रहा है एक्सेस लाइबिलिटी अपने ऊपर, बट अपन बता रहे हैं जो कम है, तो अपन ने उसके रिगार्डिंग अपन ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया सामने GST डिपार्टमेंट या PF जो भी डिपार्टमेंट था रेस्पेक्टिव, अपन ने रिप्रेजेंटेशन दिया बट सामने वाले ने कोई नोटिस इशू नहीं किया गया है, तो वो मेयर रिप्रेजेंटेशन डिस्प्यूट नहीं माना जाता है।
एमसीक्यू में ध्यान रखना, ये दोनों बहुत पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू में कवर किए जाते हैं। उसके बाद आता है CST, टी फॉर होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे बट वो सरेंडर हो गए या फिर डिस्क्लोज हो गए एज इनकम, सरेंडर हो गए या डिस्क्लोज हो गए एज इनकम। तब रीजन क्या है, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ था, उसके अंदर आपके वो ट्रांजेक्शन सरेंडर या तो आपने सरेंडर कर दिया फिर इनकम टैक्स वालों ने डिस्क्लोज करा लिए। अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करो, जो भी अनरिकॉर्डेड इनकम थी उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्टिंग इसमें जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है 9 नंबर का CST। उसके बाद आता है रीपेमेंट। रीपेमेंट में क्या होता है, मैंने बोलता 6 पॉइंट आते हैं रीपेमेंट वाले में भी। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे। पहला है डिफॉल्ट, फिर डिफॉल्टर, उसके बाद पर्पज, उसके बाद उसका एक एग्जांपल करके इन्होंने दिया है। उसके बाद ये जो अपने होते हैं ना सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उनके लिए लिया, उनकी ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को प्लेस करके लिया, ऐसे करके। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो भी लोन्स एंड एडवांस बोरोइंग कंपनी ने ले रखी थी उसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया कंपनी ने। अगर किया है, इफ यस, तो अपने क्या बताना होता है, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट जो भी है वो बताना होता है। ये टेबल इन्होंने दी है बट नो नीड टू लर्न दिस टेबल। उसके बाद आता है डिफॉल्टर। किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को फाइनेंशियल विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, वो अपन देखते हैं। उसके बाद पर्पज। पर्पज आता है कंपनी ने लोन जिस पर्पज के लिए ऑब्टेन किया था उसी पर्पज के लिए अप्लाई किया है, अगर नहीं किया, इफ नॉट, तो अमाउंट ऑफ लोन जो डाइवर्ट हुआ है वो बता दो, एंड पर्पज फॉर विच इट यूज में बी रिपोर्टेड, ये बताना है। उसके बाद एक एग्जांपल, सपोज फंड्स रेज किए गए थे शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, आपने यूटिलाइज किए लॉन्ग टर्म बेसिस, क्या क्या बताओगे, नेचर बताओगे। अगर ऐसा ऐसा हुआ है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लिए थे बट यूटिलाइज किए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, मतलब आपने उसका जो पर्पज है वो डाइवर्ट किया, तो आप क्या बताओ, नेचर बता दो और अमाउंट बता दो। ये दोनों पॉइंट जो है ना, नेचर एंड अमाउंट, इसको आप यहीं से लर्न कर लो। आगे 2-3 पॉइंट्स में सेम पॉइंट्स कवर होंगे, आपको उसमें भी नेचर एंड अमाउंट इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंपनी ने क्या किया है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, इन तीनों की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए किसी भी थर्ड पर्सन या एंटिटी से फंड्स रेज किए, इनकी ऑब्लिगेशन को रेज करने के लिए, तो उसमें भी अपन क्या बताएंगे, नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट जो भी इन्वॉल्व था इन ईच केस, वो अपन इसमें बता देंगे। उसके बाद लास्ट आता है कि इनकी ही एसेट्स को प्लेस करके लोन दिया, कि कंपनी ने लोन रेज किया ऑन द प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, किसकी, वही सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट इनकी की है। अगर ऐसा किया है, इफ सो तो उसकी डिटेल दे दो, और ऑल्सो रिपोर्ट करो कि कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया इस लोन के रिपेमेंट में पर्टिकुलर। तो ये हो गया अपना रीपेमेंट का। तो अपने कौन कौन से होते हैं, फिल, डी, CST, रीपेमेंट। उसके बाद आता है इफ। I4 हो गया आईपीओ एफपीओ। आईपीओ एफपीओ में सेम ये बात है कि अप्लाई करना है, अप्लाई करने की बात करी गई है। आपने वेदर लोन आईपीओ और एफपीओ के बेसिस पे लिया है, या फिर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके आपने लोन लिया था। अगर आपने आईपीओ और एफपीओ की वजह से के थ्रू आपने मनी रेज किया था, तो उसी पर्पज के लिए आपने अप्लाई किया जिस पर्पज के लिए आपने रेज किया था। अगर ऐसा नहीं है तो आप वही डिटेल बता दो, डिले की बता दो, डिफॉल्ट जो किया है वो बता दो, और कोई रेक्टिफिकेशन आपने कर दिया है, इफ एनी किया है, तो आप उसको भी रिपोर्ट करो। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये हटा देंगे। बट डिले कितना किया, डिफॉल्ट कितना किया, ये दोनों तो अपने को बताना ही होगा अगर आपने फॉर द सेम पर्पज के लिए आपने उस लोन को अप्लाई नहीं किया, मतलब आईपीओ और एफपीओ का अमाउंट का। उसके बाद होते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह। कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर तीसरा कन्वर्टेबल वेंचर के बेसिस पे मनी रेज किया था, तो उसमें क्या करना होता है, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को कंप्लाई करना होता है। सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 के कंप्लाई करना होता है। सेम वही चीज, फंड रेज किए थे वो यूज होने चाहिए फॉर द पर्पज जिसके लिए रेज किए गए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अमाउंट इन्वॉल्व बता दो, नेचर बता दो। सेम दोनों चीज वापस आ रही है। इसमें क्या क्या चीज देखनी है, प्रोविजन का सेक्शन से 42 और 62 के प्रोविजन जो है कंप्लाई किया नहीं किया। उसके बाद जिस पर्पज के लिए आपने रेज किया था उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसका अमाउंट जितना आपने इन्वॉल्व अदर देन अमाउंट डाइवर्ट किया उसका अमाउंट बता दो, नेचर बता दो। ये हो गया अपना आईपीओ और एफपीओ का। उसके बाद आता है इफ। F4 होता है फ्रॉड, फ्रॉड नोटिस। फ्रॉड नोटिस इसमें अपने 3 पॉइंट्स थे। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फ्रॉड, इसमें अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, अब अगर आपका लेस देन 1 करोड़ का है तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉड अगर आपको कोई नोटिस हुआ है तो रिपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा हुआ है
तो आपको क्या बतानी है, वही सेम चीज, नेचर एंड अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है वो आप इंडिकेट कर दो। उसके बाद आता है 143 सबसेक्शन 12 में, जो अगर कोई रिपोर्ट फाइल करी गई है, एडिट फाइल करी गई है ऑडिटर के द्वारा, किसको, सीजी को, एडीटी फॉर्म में, तो उसकी रिपोर्टिंग कारो की इस क्लोज में आके होती है, कारो के क्लोज नंबर 11 के अंदर ये वाला होता है। पॉइंट 143(12) में क्या पॉइंट दे रखा है कि अगर मोर देन 1 करोड़ का अगर आपका फ्रॉड हो जाता है तो आपको सीजी को रिपोर्टिंग करनी होती है एडीटी 4 के अंदर। अगर वो चीज हुई है तो आपको कारो के क्लोज नंबर 11 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आता है विसल ब्लोअर, कि अगर कंपनी ने कंपनी को क्या हुई थी, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, तो ऑडिटर ने उनको कंसिडर किया है कि नहीं किया विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को, बस ये चीज देखनी है। उसकी रिपोर्टिंग इस क्लॉज के अंदर होती है। उसके बाद आता है इफ एनआरआई, एनआरआई मतलब निधि कंपनी, एन फोर हो गया निधि कंपनी। निधि कंपनी में भी 3 पॉइंट्स है, क्योंकि फ्रॉड और निधि कंपनी इन दो में ही 3-3 पॉइंट्स है। निधि कंपनी में सबसे पहले इन्होंने बात करी रेशो की। रेशो किसका होता है निधि कंपनी में, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशो क्या होता है, 1:2, 1:20। 1:20 किस लिए होता है, टू मीट आउट द लाइबिलिटी, तो इसको कंप्लाई करो। दूसरा होता है लिमिट। लिमिट किसकी दी है कि आपका जो निधि कंपनी को मेंटेन करना होता है 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, किस लिए, टू मीट आउट द लाइबिलिटी। ये दोनों चीज किस लिए होगी, टू मीट आउट द लाइबिलिटी, रेशो और लिमिट। रेशो 1:20 का, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, लिमिट दे दी 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट की। उसके बाद तीसरा है डिफॉल्ट तो नहीं किया। डिफॉल्ट किसमें, कि निधि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट और रिपेमेंट, अगर ऐसा किया है तो उसकी डिटेल दे दो। तो ये तो हो गया निधि कंपनी का। उसके बाद आता है आर। आर फोर हो गया रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में क्या बताना था, रिलेटेड पार्टी के जो ट्रांजेक्शन हुए, अगर कंपनी ने ऑल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, अगर उसमें क्या होता है सेक्शन 177 एंड 188 के कंप्लायंस, कंपनी एक्ट के कंप्लायंस होते हैं, तो वो कंप्लायंस कंप्लाई किए कि नहीं किए कंपनी ने। एंड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं विद द रिलेटेड पार्टी, कंपनी का करना होता है डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, किसके अकॉर्डिंग, एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये कंपनी डिस्क्लोज करे कि नहीं करे वो अपन इसमें क्लोज में देख लेते हैं। एन आर आई। आई फोर क्या होता है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में अपन क्या देखते हैं, तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम में अपने क्या आएगा कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम में अपन बोलते हैं कि जो आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है आपका कमेंसुरेट करना चाहिए विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस, विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, तो जो अपन ये चीज इसमें देख लेते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करें, दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा क्या होता है इसमें अपना आता है जो भी इंटरनल ऑडिटर्स ने रिपोर्ट्स दी थी वो स्टेट ऑडिटर को कंसिडर करनी है। ये वाला अपना 14 नंबर के में आ चुका है। उसके बाद अपना कौन सा होता है, एनआरआई हो चुका है। उसके बाद आता है सीआर। सीआर में सी फोर होता है कैश। कैश में अपना पहला आएगा नॉन कैश ट्रांजेक्शन का। नॉन कैश ट्रांजेक्शन अगर कंपनी एंटर हुई है इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, किस किस के साथ, डायरेक्टर और डायरेक्टर से कनेक्टेड पर्सन के साथ अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुई है, तो क्या होता है कि सेक्शन 192 के कंप्लायंस देखने होते हैं कि सर कंपनी ने सेक्शन 192 का कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। ये चीज अपने को देखनी होती है। तो अपन कैसे कितना याद कर चुके हैं अपन, फिल डी सी एस टी रिपेमेंट इफ, एन आर आई हो गया था। उसके बाद सी आर, सी फोर हो गया कैश तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। उसके बाद आर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ द आरबीआई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैसे, फोर फोर जो फोर पॉइंट किसमें होते हैं, 4x4 16 नंबर का जो भी क्लोज आएगा, 16 नंबर का एनबीएफसी वाला क्लोज आता है, तो उसमें अपने कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो अपने को कवर करने होते हैं। तो कैसे अपन इसको याद रखेंगे, सबसे पहले कि इनको रिक्वायरमेंट्स थी रजिस्ट्रेशन लेने की, तो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर विच 45 आई ऑफ द आरबीआई। इसकी मोर क्लैरिफिकेशन आपको एनबीएफसी वाले चैप्टर में मिलेगी, वो अपन बाद में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अगर ऐसा है तो रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी को रिक्वायर्ड था तो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं है वो देख लेंगे। दूसरा वैलिड सर्टिफिकेट, कंपनी कंडक्ट कर रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या फिर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कोई कंपनी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या फिर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है विदाउट सर्टिफिकेट, आरबीआई से सर्टिफिकेट लेना होता है, विदाउट सर्टिफिकेट अगर कर रही है तो उसकी रिपोर्टिंग अपने क्लोज 16 के इस वाले में होती है। नेक्स्ट आते हैं सीआईसी। सीआईसी क्या होता है, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है, ये मोर क्लैरिफिकेशन आपको एनबीएफसी में रहेगी। अपन यहाँ पे अपना सिर्फ फोकस यहाँ रहता है कि अगर कंपनी सीआईसी है, इसमें बहुत वाइडर स्कोप है इनका। अगर कंपनी सीआईसी है तो कंपनी सीआईसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है वो देख लेंगे। अगर कंपनी एग्जाम्प्ट है, अगर कंपनी एग्जाम्प्ट है सीआईसी से, तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब दोनों तरफ से इन्होंने बात कर दी है कि अगर एग्जाम्प्ट है तो कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर नहीं एग्जाम्प्ट है तो कर रही है कि नहीं कर रही, वो दोनों चीज इसमें अपने को देखनी होती है।
फिर आता है अगर ग्रुप के पास मोर देन वन CIC है, मोर देन वन CIC है तो नंबर ऑफ CIC इंडिकेट करनी होती है, कितने नंबर ऑफ CIC आपके पास है तो वो इंडिकेट करनी होती है अगर मोर देन वन CIC आपके पास है तो। ये हो गया अपना क्लोज नंबर 16 CR। उसके बाद आता है CRR। CRR मतलब C फॉर कैश था, तो अब हो जाएगा अपना कैश लॉस का। कैश लॉस का मतलब अगर कंपनी ने कैश लॉस इनकर करे हैं कि किस पीरियड में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी ने कोई कैश लॉस इनकर करे हैं तो अपने को अमाउंट ऑफ कैश लॉस इन जो भी हुआ है वो अपने को इंडिकेट करना होता है। ये हो गया। उसके बाद आता है कैश CRR, कैश लॉस हो गया। RR मतलब रिजाइन, अगर इस किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन किया है तो जो अपकमिंग ऑडिटर होता है उसको क्या करना होता है, टेक इनटू कंसीडरेशन करना होता है क्या चीज, जो भी इशू, ऑब्जेक्शन और जो कंसर्न जो आउटगोइंग ऑडिटर ने रेज करे थे वो अपकमिंग ऑडिट स्टैट ऑडिटर को कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, ये हो गया रिजाइन वाला 18 नंबर का क्लोज। CRR। नेक्स्ट आर क्या आता है, ये आता है रेसो का। इसमें सिंपल रेसो एनालिसिस या फिर जो भी कंपनी की ये वाला जो पर्टिकुलर क्लोज है ये किसकी बात करता है, रेसो एनालिसिस या कंपनी की कैपेबिलिटी टू मीट आउट द लायबिलिटी उसकी बात करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेसो एजिंग, या फिर अपन एजिंग देख लेंगे एक्सपेक्टेड डेट अपनी जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन के बेसिस पे एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कि उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है अपनी उनका पेमेंट कैसे क्या है। ये ऑडिटर के नॉलेज में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट का प्लान क्या है ये ऑडिटर के इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। एंड वेदर इस डेट पे ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट पे आके वेदर ऑडिटर का कहीं ऐसा ओपिनियन तो नहीं है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट करती है कि नहीं करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी नो डिफाइन, यहाँ पे सिंपल इन्होंने ये कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट करती नहीं करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी किसकी, कि कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी, अगर बैलेंस शीट डेट पे जो भी इनकी लाइबिलिटी थी अगर विद इन 1 ईयर अगर वो ड्यू हो जाए फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तो इस कंपनी इज कैपेबल टू मीट आउट दैट लाइबिलिटी, वो अपन इसमें आके देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्लोज के अंदर उसकी रिपोर्टिंग होती है। ये क्लोज नंबर 19 हो गया, ये सिंपल लायबिलिटी की। अपने को एक चीज इसमें जो ध्यान रखनी है वो है कि ऑडिट रिपोर्ट पे अपन आके ऑडिटर देखता है कि मेटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट करती नहीं करती, और लायबिलिटी ली जाती है बैलेंस शीट डेट की और पीरियड भी लिया जाता है बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट तक का, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है CQ। CQ मतलब CSR। CSR में दो सेक्शन है 135(5) और 135(6). इन दो सेक्शन के बेसिस पे CSR वाला क्लोज पूरा होता है। कैसे, अपने को क्या करना होता है, जो भी अपने अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो भी अपन CSR एक्टिविटी करते हैं उसमें अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के जो भी अमाउंट होते हैं अनस्पेंट अमाउंट उसको अपन को शेड्यूल 7 के जो शेड्यूल 7 में जो फंड स्पेसिफाई किया गया है उसमें इस अनस्पेंट अमाउंट को अपने को ट्रांसफर करना होता है। पीरियड क्या होता है, विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ कब से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर में अपने को ट्रांसफर करना होता है 135(5) में। उसके बाद 135(6) आया। 135(6) ने कहा अगर कोई अमाउंट वापिस से अनस्पेंट रह गया अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में भी कोई अमाउंट अनस्पेंट रह गया है पर्सन टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो उसको आप क्या करो, ट्रांसफर करो एक स्पेशल अकाउंट में इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 135(6). ये चीज है। 135(5) ने कहा था विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप शेड्यूल 7 के एक फंड में आप अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर करो जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और 135(6) ने कहा कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट परसेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर आपका 135(5) के अदर देन भी अगर आपको कोई अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट है तो उसको एक स्पेशल अकाउंट में आप ट्रांसफर करो, 135(6) ने कहा। लास्ट आता है क्यू, क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स कमेंट। ये पर्टिकुलर 21 नंबर का क्लोज ही ऐसा है जो CFS पे लगता है, बाकी सारे स्टैंड अलोन पे लगते हैं 2020, ये 21 वाला CFS पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिए थे स्टैंड अलोन ऑडिटर ने किसमें, कारो की रिपोर्ट में रेस्पेक्टिव स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसको CFS में इंक्लूड करना होगा। अगर ऐसा किया है तो अपने को क्या क्या बताना था, डिटेल ऑफ द कंपनी बताना होता है किस किस कंपनी पे गया, एंड पैराग्राफ नंबर कारो की रिपोर्ट में जो उन्होंने स्टैंड अलोन में पैराग्राफ नंबर जो दिए थे वो अपने को इंडिकेट करना होता है विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, ये अपने को बताने होते हैं CFS में आके। तो यहाँ अपना क्लोज नंबर 21 कंप्लीट होते हैं। 21 के 21 क्लोज रिपीट होते हैं। एक बार अपन एक बार क्या अगर देखें तो एक बार फटाफट एमटी से अगर रिवाइज करना चाहे तो ये वाली थी, तो एक बार कर लेते हैं। फिल दी CST रिपेमेंट इफ NRI हैविंग CR एंड CQ। फिल फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री LIGS टू एनी कंपनी वाला है। फिर ये LIGS हो गया, ये वाला LIGS हो गया 185 186 के कंप्लायंस वाला। फिर आता है D4 हो गया डिपॉजिट, CST कॉस्ट रिकॉर्ड, S4 हो गया स्टैट्यूटरी ड्यूज, T4 हो गया ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये फिर रीपेमेंट ऑफ LIGS वाला लोन्स वाला हो गया। फिर आता है इन इफ IPO और FPO का हो गया, ये हो गया फ्रॉड का।
NRI निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिट, हैविंग CR। C4 होता है कैश, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन आ जाएगा यहाँ। R4 हो गया रिलेटेड पार्टी, CRR। C4 होता है कैश, तो यहाँ आ जाएगा कैश लॉस। R4 रिजाइन वाला आ गया। नेक्स्ट आ गया R रेशो एनालिसिस वाला, फिर CQ CSR क्वालिफिकेशन। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। होप you all like the video। ठीक है, थैंक यू। इट्स माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग। अगर कोई आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स मतलब मेजर इम्प्रूवमेंट्स नीडेड है, अभी आपको जो जो भी इम्प्रूवमेंट्स लगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल फॉलो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू।